सीरिया की तरफ चलूंगा। रशिया ने सीरिया को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया और रशिया ने कहा है कि जितने भी रशियन सिटीजन हैं वो तुरंत तत्काल सीरिया छोड़ दें। अब तक नहीं कहा था, लेकिन अब कहा तुरंत तत्काल सीरिया छोड़ दें। आखिर ऐसा क्या हुआ कि तुरंत तत्काल सीरिया छोड़ दें? कहाँ गया? सीरिया ढूंढना पड़ेगा। मिल गया सीरिया। तो सीरिया इसलिए छोड़ दें क्योंकि सीरिया में बहुत सारी जगहों से हमले शुरू हुए। अलीपो पहले गिर गया था, होम्स भी गिरने, हमा चला गया, इदलिब चला गया, ये सब गया। सरकार गई यहाँ से, ये जो आतंकवादी उनका कब्जा हो गया इतने पे। होम्स भी गया और दमस्कस भी, यहाँ भी ये भी गया। तो ये इधर से इतना चला गया और इधर से इतना चला गया। तो सीरिया में इस समय जो है आतंकवादी इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। ठीक वैसे ही ताश के पत्तों की तरह सीरिया गिर रहा है, जैसे अफगानिस्तान गिरा था, ताश के पत्तों की तरह। लड़ ही नहीं रही वहाँ की सेना, भागते चले जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन आगे जो होने वाला है वो बड़ा मज़ेदार है। उसको सुनिए, उसको देखिए, उसको समझिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आपके देश में भी तो ऐसा कभी कोई कर सकता है। तो दूसरे की गलती से सीखिए। Şu an itibariyle tabii İdlib ama ve Humus hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibariyle devam ediyor. Biz de bunu gerek istihbarat gerekse bütün medyadan takibini yapıyoruz. Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin diyeceğim. Ama terör örgütleriyle birlikte oradaki bu direniş devam ederken bizim de hatırlarsanız Esed'e bir çağrımız olmuştu. Gel görüşelim ve Suriye'nin geleceğini birlikte belirleyelim, tayin edelim demiştik. Ne yazık ki tabii Esad'dan bu işe olumlu bir cevap şu an itibariyle तो साहब कहते हैं कि सीरिया में जो है मार्च, मतलब जो आतंकवादी जो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय। हमने कहा असद से कि आप हमसे बात करो, असद का जवाब नहीं आया। अलीपो से यहाँ वहाँ, ये आए कहाँ से? अलीपो किधर, कौन सी बाउंड्री, किसकी बाउंड्री से आए? ओहो, इधर तो आई मीन एर्दोगान, एर्दोगान के भेजे हुए लोग हैं जो यहाँ आए, और इधर से इजराइल मदद कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अलग आ रहे हैं, दमस्कस भी चला गया, ये इलाका भी चला गया। ये ग्रेटर इजराइल की कहानी चल रही है, ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। ठीक है, अभी देखेंगे, लेकिन पहले ज़रा देखें कि कौन कहाँ से आगे बढ़ रहा है। लॉट ऑफ फ्री ऑयल फॉर सीरिया एंड सीरिया वेस्ट एंड टेररिस्ट, खूब जमकर दबाकर। तेल का ही तो खेल है सारा, और है क्या? तो कहते हैं कि भाई जो है इस प्रकार से अगर है तो हमने बुलाया असद को, बात करी कि भाई बात करो और अपन देखें कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। अच्छा, क्या फ्यूचर चाहते हो? हम बताते हैं फ्यूचर। ये चाहते हैं ये पूरा इलाका इनको मिल जाए, ये पूरा, अब ये पूरा इलाका जो है ना ये सीरिया का कट चुका है, समुद्र से इसका कोई इलाका नहीं बचा। बस यही चाहते हैं सीरिया को लैंडलॉक कर दो। ठीक, तेल भी यहीं मिलेगा, इन्हीं इलाकों में मिलेगा। तो ये चाह रहे हम इतना ले लें, इजराइल को इतना दे दें। हैं, हाँ वैसे तो लड़ते हैं इसराइल से, लेकिन नहीं, अभी सब साथ है। सारा अमेरिका का खेल है बॉस, सारा अमेरिका का। और सीरिया को जरा सा किसी कोने, मतलब कुल मिला के सीरिया के टुकड़े कर दे, सीरिया पर हमारा कब्जा हो जाए। टर्की ये चाहता है कि हमारा कब्जा सीरिया पर हो जाए, हर हाल में उसको यही चाहिए। ठीक, एर्दोगान का ऐसा ही कुछ प्लान है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ, हमने बात करी लेकिन उनका जवाब नहीं आया असद का, तो भविष्य में आप आतंकवादियों के हाथ तो नहीं दे सकते ना इतनी सारी ज़मीन, वहाँ पे इतने सारे आतंकवादी हैं, लॉलेसनेस हो जाएगी। तो हम एनेक्स कर लेंगे सीरिया के पार्ट्स को, हम एक्सेशन कर लेंगे, हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वाह क्या बात है, मतलब ये सीरिया पे कब्जा करेंगे। इससे पहले कौन कौन सी जगह पर लफड़ा हुआ है? आप आसपास की जगहों को देखिए, ये पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके पे आप निगाह डालेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये सारी जगह जो है, सबसे पहले आपको चलना होगा इराक पर। इराक के बाद अफगानिस्तान में तो कुछ उठा नहीं पाए ज़्यादा, फिर इराक के बाद कुवैत के बाद यूएई, और ये सब तो इनके पास ऑलरेडी है। यमन में इन्होंने पहले ही आतंक मचा रखा है। ठीक है, इजराइल में दंगा चल ही रहा है। ठीक है, लीबिया इन्होंने पहले ही गिरा दिया गद्दाफी को। देखते जाइए, जितना आप देखेंगे ना, जहाँ वहाँ इन्होंने पूरा डिस्टेबलाइज करके रख दिया इस पूरे इलाके को। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये पूरा इलाका इन्होंने डिस्टेबलाइज कर दिया, इतना बड़ा इलाका, और पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अभी कॉन्गो का भी बताऊंगा मैं आपको, बहुत कुछ हो रहा है। तो इस पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज करने का श्रेय किसको जाता है? अंकल सैम, चेचक अंकल अकेला थोड़ी, आपको लग रहा है चेचक अंकल, वो तो कुछ भी नहीं है, एजेंसीज हैं। चेचक अंकल तो आगे मुखौटा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, प्यादा है वो।
इस पूरे इलाके को इन्होंने कर दिया। और अब सीरिया टर्की का ये विचार है कि हम इसको एनेक्स कर लें। नीचे डमस्कस वाले का विचार इजराइल का बन रहा है, वाया लेबनान, हम इसको कब्जा कर लेंगे, मतलब सीरिया को खा जाएंगे सबके सब मिलके, क्योंकि अपना अपना स्टेट सबको बनाना, अपनी कंट्री सबको बनानी है। कंट्री बने कैसे, ज़मीन तो है नहीं ना, ज़मीन खींच थोड़ी लेंगे, तो दूसरे की ज़मीन कब जाएंगे। पर कौन इस वाले मैटर में अमेरिकन का साथ दे रहे, ये सारे आतंकवादी हैं किसके पाले पोसे, अमेरिका के, चाहे अलकायदा, अल नुसरा, कुछ भी बोल दो आप, सब के सब अमेरिकन हैं, वहीं से फंडिंग हुई है, CIA ने करी है, खुद CIA के डायरेक्टर बोल रहे हैं, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। ये सारे के सारे अमेरिका के यानी वेस्ट के पाले हुए आतंकवादी, टर्की के साथ पूरा वेस्ट खड़ा हुआ है। और खुद एर्दोगान क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। Kan, gözyaşı, katliam, soykırım ve sömürüye dayanan ilerlemesi Doğu'nun ilahi ve insani medeniyetini boğmak için altını çizerek söylüyorum. Geçici bir dönem üstünlüğü eline geçirmiştir. Gün gelecek kutsalı ve insanı dışlayan ilerleme dönemlerinin parantezi er ya da geç kapanacak. Batı uygarlığı büyük bir gürültüyle çökerken sahip olduğumuz öz ve ruh ile bizim ilahi insani aşk medeniyetimiz hem de daha güçlü olarak Allah'ın izniyle tekrar inkişaf edecek, şaha kalkacaktır. यार इस हेल्थ केयर बूम में इन्वेस्ट करना है, पर सब म्यूचुअल फंड फार्मा वाले ही हैं। तो Gazze'de, Lübnan'da ve diğer İslam beldelerinde katliam yaparak Müslümanların soyunu kurutmaya çalışan amacı gütmediğini fark et. İnanç ve yaşam लोग हमारा खून बहा रहे हैं, बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब ये लोग कमज़ोर होंगे, हम ताकतवर होंगे, और हम इनसे वही बदला लेंगे, और अल्लाह का जो है निज़ाम वो कायम होगा पूरी दुनिया पर। वेस्टर्न वर्ल्ड को सीधे खून खराबे की धमकी दे रहे हैं, कहते हैं कि इनको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इनके कंकं की गुगा करेंगे। वेस्टर्न वर्ल्ड को धमकी दे रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा इनके साथ खड़ा, इनको बैकिंग दे रहा है सीरिया में। मतलब एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा है हम तुम्हें मार देंगे, दूसरा आदमी कह रहा है नहीं कोई बात नहीं मार देना, लेकिन फिलहाल तो हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। चलिए कहाँ कहाँ और इन्होंने ऐसा किया हम नहीं बता रहे, अमेरिका के जाने माने प्रोफेसर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जो सलाहकार है, एडवाइजर है, वो बता रहे हैं। And in the CIA to overthrow Assad. The CIA and Saudi Arabia together in covert operations tried to overthrow Assad. It was a disaster. Eventually it brought in both ISIS as a splinter group to the jihadists that went in. It also brought in Russia. So we have been digging deeper and deeper and deeper. What we should do now is get out and not continue to throw missiles, not have a confrontation with Russia. 7 years has been a disaster under Obama, continuing under Trump. This is what I would call the permanent state. This is the CIA, this is the Pentagon, wanting to keep Iran and Russia out of Syria, but no way to do that. And so we have made a proxy war in Syria. It's killed 500,000 people, displaced 10 million, and I'll say predictably so, because I predicted it 7 years ago that there was no way to do this, and that it would make a complete chaos. So what I would plead to President Trump is get out, like his instinct told him. That was his instinct, but then all the establishment, the New York Times, the Washington Post, the Pentagon, everybody said, no, that's irresponsible. But his instinct is right, get out. We've done enough damage, 7 years. And now we really risk a confrontation with Russia that is extraordinarily dangerous, reckless. Professor Sachs is correct to say this is a massive humanitarian disaster. I think the numbers are actually 600,000 dead and 14 million displaced. So I'm in complete agreement with him on the scale of this, but I would like to see the United States try and be part of the solution. I don't think it's attractive, but I think we have to understand how this happened. This happened because of us. These 600,000 are not just incidental. We started a war to overthrow a regime. It was covert. It was Kimber Sycamore. People can look it up. The CIA operation, together with Saudi Arabia, still it's shrouded in secrecy, which is part of the problem in our country. A major war effort, shrouded in secrecy, never debated by Congress, never explained to the American people, signed by President Obama, never explained. And this created chaos. And so just throwing more missiles in right now is not a response. My only concern... We need to go, it's by the way, not to walk away, to go to the UN Security Council, as the Admiral says, to agree with Russia on a strategy for ending the fight. But ending the fight means that we stop trying to overthrow a government, that we stop trying to support rebels who are committed to overthrowing the government. That is where this war continues, because we, to this day, back rebels
that are trying to overthrow a government contrary to international law, contrary to the UN Charter, contrary to common sense, contrary to practical path. We can't do it. And it's just creating ongoing crisis to the extent of facing an imminent confrontation with Russia. चलिए, नवीन जी का कमेंट है कि वो केमिकल वेपन्स का क्यों नहीं इस्तेमाल करते, बस यही तो फ़र्क है सर। युद्ध हो रहा है, ये बता रहे हैं भाई साहब, और बहुत समय से हो रहा है, कई सारे देशों के साथ हो रहा है। समस्या ये कि प्रॉक्सी वॉर हो रहा है, लाखों लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, जो भारत में भी किया जा रहा है। लाखों लोगों को मोबिलाइज किया जाता है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होते हैं, यानी जो सरकार के खिलाफ वाले लोग हैं। लाखों लोग तैयार किए जाएंगे, विपक्ष को इसमें तैयार किया जाएगा और विपक्ष से कहा जाएगा तुम लड़ो, हथियार हम दे रहे हैं, तुम्हें जो करना बम फोड़ने वो हम दे रहे हैं। हम डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, अमेरिका डायरेक्टली नहीं लड़ रहा, इनडायरेक्टली लड़ रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आप फंस गए। क्यों फंस गए? क्योंकि अब आपके लोग आपके खिलाफ है। अगर आपने उनके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाया, तोप के गोली चला दिया और ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, तो फिर तो हम उतर ही आएंगे खुलकर एकदम। अभी तो हम तुम्हारे लोगों से तुमको लड़ा रहे हैं, फिर हम अपनी सेना भी भेज देंगे यूएन की पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर, फिर हम कब्जा कर लेंगे। यही तो हमने किया हर जगह, चाहे इराक हो, चाहे कहाँ है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इराक में? क्यों नहीं मिल रहे हो? अभी ईरान से भी लड़ना है। आप ये मत सोचिएगा कि सीरिया के बाद मैटर खत्म हो जाएगा, फिर ईरान से लड़ा जाएगा। राजी नहीं, गैर राजी। अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है, जो उनकी एजेंसी की जो स्ट्रैटेजी है, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में घसीट देगी। और अब तक ये क्या कर रहे हैं? ये मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, गोला बारूद हथियार सब कुछ, और ये दिए जा रहे हैं लोगों को। कैसे आ जा रही है लोगों के पास? ये टैंक्स कैसे आ जा रहे हैं जो हमने दिखाया? सीरियन रेबल्स के पास कैसे आ गए? अमेरिकन टैंक्स कैसे आ गए? कहाँ से पहुँचे? किस रास्ते पहुँचे? ये उसी दिन इन जहाज़ों को डुबा देना चाहिए था मिसाइल मार के, जिस दिन ये जा रहे थे। तभी पीस की ये करते क्या है? पीस कीपिंग फोर्स के नाम पर भेजते हैं और फिर वहाँ धीरे से बोलते हैं हमारे लोग तो पीछे हो गए, ये लोग लूट के ले गए। हर जगह इनका ये कहानी है। आज सीरिया में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, हर जगह इन्होंने यही किया है। और इससे कैसे आप इससे निकलोगे? क्योंकि वो तो सामने झूठ बोल रहा है ना, सामने वाला वो सच बोल ही नहीं रहा है, झूठ पर जिंदा है। और इसी झूठ की वजह से कई सारे देश निपट गए। आइए, सीरिया में जो एक आतंकवादी संगठन है, हयात तहरीर अल शाम, HTS भी बोलते हैं, अबू मोहम्मद अल जौलानी, अबू मोहम्मद अल जौलानी जो है, उनका एक इंटरव्यू बहुत पुराना 2003 के आसपास का। انه يعلم اجرامه وانه قادر على اخماد هذه المظاهرات التي حدثت في بدايه الغزو. لكن عندما راى ظهور وبروز आतंकवादी का कोई इंटरव्यू ले पाता, लेकिन इनके लोग ले लेते हैं। कभी वो अल जजीरा के नाम से होता है, चैनल अलग हो जाएंगे सर, है इन्हीं के लोग, ठीक है। तब जो है इन्होंने अलकायदा ज्वाइन करी थी इसने, इसी व्यक्ति ने, और ये यूएस के खिलाफ लड़ रहा था। अलकायदा यूएस के खिलाफ, तो यूएस को प्रमोट कर रहा है। अलकायदा किसने बनाया है? यूएस ने। और यूएस अपने ही 2-4 लोगों को मरवा देता है, ये बताने के लिए कि अलकायदा से हम लड़ रहे हैं, अलकायदा हमारा नहीं है, अलकायदा तुम्हारा ही नाजायज़ बेटा है, तुम उससे लड़ नहीं रहे हो, ये दुनिया को दिखा रहा हो। इस चक्कर में अपने सैनिक भी मरवा दे रहे हैं, क्योंकि ग्रेटर कॉज बड़ा है। 2-4, 10-20 सैनिक मारे जाते, मारे जान दो। लेकिन अलकायदा आतंकवादी संगठन है, बहुत खतरनाक है। देखो अमेरिका को भी उसने पीछे कर दिया, अमेरिकन सैनिकों को मार दिया, सबको कर दिया। हमारे भाई अलकायदा तो अलग है, हम तो अलकायदा से लड़ रहे हैं, हमारी तो लड़ाई है, लड़ थोड़ी रहे। अलकायदा इन्होंने पैदा किया हर दूसरे देश में, जो खाड़ी देश हैं उनमें जाकर रिजीम चेंज, सत्ता को, इनकी फौज है अलकायदा, एक फौज का एक पार्ट है, एक ब्रिगेड है, जिसे अलकायदा कहेंगे, ठीक है। तो ये साहब जो है अबू मोहम्मद अल जौलानी साहब, पहले अलकायदा इन्होंने ज्वाइन किया, इराक की तरफ से लड़े और किसके? अमेरिका के खिलाफ लड़े, ठीक। ये क्यों होता जानते हैं कि अलकायदा वाला फलाना? ये इसलिए होता है जब आप जहाँ कहीं रिजीम चेंज कर रहे हो, अब जैसे आप इराक में गए तो वहाँ अलकायदा पहुँचा दिया, अलकायदा से आपकी दोस्ती है, अलकायदा के नाम पर, आतंकवादियों को मार रहे के नाम पर आप हर उस व्यक्ति को मार दोगे जो आपके खिलाफ में कल खड़ा हो सकता है। यानी जो राष्ट्रवादी है उसको भी मार दो, कह दो ये तो अलकायदा का था। आप तक थोड़ी खबर आ रही है, आप थोड़ी जाके एक को ढूंढ रहे हो। और मीडिया कौन सा? मीडिया तो इनका पहले ही खरीदा हुआ, वो थोड़ी कभी सच्चाई बताने वाला है। और आप जाके अगर वहाँ जाके रिपोर्टिंग करो तो आपको भी गोली लग जाएगी आतंकवादियों को, अलकायदा ने मार दिया, हम क्या करें? विन विन सिचुएशन है सर। एक गुंडा खड़ा कर दो और कहते हो हमारा से कोई लेने देना नहीं, और वही सब आपके लिए सारे काम करें। आप सच्चाई निकालने जाओगे, आपको गोली पड़ जाएगी, होगा शांत। खैर, इसके बाद इन्होंने अलकायदा छोड़ी, फिर इन्होंने ISIS बनाई। हाँ, ISIS किसका है? वो भी अमेरिका का है, ठीक है। फिर इन्होंने ISIS बनाई, ISIS बनाने के बाद ही वापस अलकायदा में आए। अब स्विचिंग देखिए। और इसके बाद फिर अलकायदा छोड़कर जमात अल नुसरा ये बनाया, ये भी अभी खूब चल रहा है, ये आतंकवादी संगठन बनाया। इसके बाद इन्होंने अलकायदा की कुछ लोगों को तोड़ नहीं लिया, वो ट्रांसफ़र किए गए। ऐसा तो शो किया जा रहा है आपके सामने कि तोड़ दिया, अलकायदा के लोग ले गए, अलकायदा को बिट्रे कर दिया। ना, जो खास लड़ाके थे, सिपह सलार, अच्छे स्नाइपर्स, उनको लेकर ही आया, उनको अलग लेकर आया, अलकायदा से लाया। इसके बाद तमाम अन्य आतंकवादी संगठनों से लाया, तो बताया अरे इनका आतंकवादी संगठनों से आपस में झगड़ा हो गया। सब अमेरिका की सैनिक थे वो,
अनपेड, अनरजिस्टर्ड, नॉट ऑन रोल। तो वो सारे के सारे खास से खास लोग दिए गए इनको, तब इन्होंने बयान बनाया हयात तहरीर अल शाम HTS। और उस HTS, वही HTS अभी काम कर रहा है सीरिया में, सब जगह कब्जे कर रहा है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट जिसे कहते हैं ना, जो बेस्ट जो उनके वो हैं लड़ाके, वो इसमें दिए गए। एक और चीज़ बता दूं, जमात अल नुसरा जो इन्होंने बनाया था उसमें 30% विदेशी थे। ये ऑन रिकॉर्ड वो खुद बोल रहा है 30%। हम आपको सच्चाई बताते हैं, जमात अल नुसरा जब बना तो उसमें 30% वहाँ के लोग थे आसपास के, बाकी सारे विदेशी थे 70%। ये रियलिटी है। वो विदेशी कौन थे हमें क्या मालूम। यूक्रेन ने भी तो कहा था जिसे हमारी तरफ से लड़ना वो आ सकता है। पता नहीं कितने सारे लोग आ गए बाउंड्री पार करके, बॉर्डर पार करके, सब गोरे गोरे से। और जो मर जाता उसके लिए कहते हो 15 दिन पहले तो उसने छोड़ दी थी हमारी सेना। पूरा नेटो लड़ रहा है, फ्रांस वाला मर गया, फ्रांस वाला कहता वो सेना छोड़ के चला गया था। अगर सैनिक के डॉक्यूमेंट मिल जाते तो। जर्मनी वाला मर जाता तो वो भी कह देते हैं हमारे साथ 2 महीने पहले छोड़ दिया। ब्रिटेन का सैनिक मर जाता तो कहते हमारे भी छोड़ के चला गया। सबका ही चल रहा है। नहीं, बहुत सही है। कनाडा का मर गया कहते भगोड़ा है, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं, तुम्हारे मिला, कमाल है। सही, एकदम सही जा रहे हो यार, तरीका बहुत सही है। क्या ऐसे लाइव जल्दी हो सकते हैं? क्या शॉर्ट हो सकते हैं लाइव? क्या समझ में आ जाएगा? विचार करके बताइएगा। चलिए आगे चलता हूँ। तो ये तो 2003 का था जो शर्म आ रही थी, शक्ल नहीं दिखा पा रहे थे। हाँ, जवान थे, जवान तुम अभी भी, अब शक्ल दिखाई जा रही है। आहा, CNN इंटरव्यू ले रहा भाई, अमेरिका का CNN। वाह, after taking Hama? I mean, how significant is this for you right now? من الناحية العسكرية فما بعد حما From a military perspective, what comes after Hama will not be the same as what came before. However, I prefer not to be overly optimistic during the battle. I like to remain cautious and vigilant to avoid complacency and ensure we don't suffer losses while believing we are safe. What comes after this? What's after Hama? وجوهات مع The course of the battle, as for the secrets of the battle, let's leave them to the unfolding events. You will witness them in reality, which is better than discussing them now. अबू मोहम्मद अल जवानी है। अब इसको कौन समझाए? इनसे पूछा गया कि भाई इसके बाद क्या, नेक्स्ट क्या? कहते अभी जो अनफोल्डिंग होने दो, अभी कैसे बता दे। उनसे और पूछा अगला आपका कदम क्या होगा? बोले नहीं, युद्ध चल रहा है, युद्ध में बताया नहीं जाता है। अब एक गुर्गे, तुझे तो खुद को नहीं पता तेरी ज़िंदगी कितनी है। तुझे खुद को नहीं पता कि अगला मैसेज तेरे पास लेफ्ट मुड़ने का है, राइट मुड़ने का, कहाँ मुड़ने का है, आगे जाने का आने वाला या पीछे होने का आने वाला। तुझे पता ही नहीं है तो तू बताएगा क्या? रियलिटी ये है कि इनको पूरा लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सपोर्ट अमेरिका द्वारा दिया जा रहा है और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा दिया जा रहा है। दैट इंक्लूड्स GPS लोकेशन, दैट इंक्लूड्स मिसाइल्स, दैट इंक्लूड्स गाइडेड रॉकेट्स, गाइडेड मिसाइल्स। ये सब कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा इनको दिया जा रहा है। इनको तो ऑपरेट करना तक नहीं आता, उनको ऑपरेट करने के लिए सैनिक भी वेस्टर्न वर्ल्ड द्वारा दिए गए हैं। ये आपको लग रहा आतंकवादी, ये गुर्गा है, सामने बैठा पोस्टर बॉय है, कुछ नहीं, मुखौटा है ये, इसको कुछ भी नहीं पता है। लड़ने वाले दूसरे हैं, लेकिन आप उनकी फ़ोटो कैसे उतारोगे? तो गोली मार देंगे, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। सच्चाई आप तक आए कैसे? वेस्टर्न मीडिया कभी नहीं बताने वाला आपको। और मरने के बाद अगर आ जाएगी उनकी लाश तो कह देंगे वो तो हमारे से भाग गया, उसने भगोड़ा है। 15 दिन पीछे एक लेटर ही तो बनाना, आज की तारीख में 15 दिन पीछे की तारीख डाल के, वो कौन सी बड़ी भारी बात है? और हम उसको दिखा देंगे 4 FIR और बैकडेट में दिखा देंगे, खत्म। भारत भी तो ऐसे ही सीख रहा है धीरे धीरे। कुछ लोग बोले वो फलाना गोल्डी ब्राड़, फलाना ठिकाना, बोले भगोड़ा है हमारे से, FIR है हमारे। हाँ, हम तो खुद परेशान हैं इससे। तुम्हारा तुमको हाँ अर्पण। और भारत को उसको बड़े पैमाने पे करना चाहिए, छोटे पे नहीं। अभी बहुत छोटे लेवल पे कर रहा है भारत, बहुत छोटे लेवल पर। आइए जरा सीरिया का हाल देख लें, और क्या हाल है सीरिया का, कौन कहाँ पर, कौन किधर कब्जा करना चाहता। हा। ये अलीपो है, जा चुका, अफरीन जा चुका, इदलिबी जा चुका, हमा और होम ये और चला जाएगा। इसके बाद ये लैंडलॉक्ड हो जाएगा पूरा, समुद्र से इसका रास्ता खत्म हो जाएगा सीरिया का। दमस्कस, ये पूरा जो इलाका ना, ये लेना है किसको? इजराइल को। सबकी तय है, ये रहा इजराइल भैया, ये रहा। ये पूरा जो है कौन लेगा? इजराइल। ये ऊपर वाला कौन लेगा? ये टर्की ले लेंगे। इधर वाला कौन ले, पता नहीं, इधर वाला कोई और ले लेगा। और ये आ जाएंगे कहाँ? ईरान के पास में। बढ़िया प्लानिंग, अच्छी है, एकदम मस्त प्लानिंग है भाई। हाँ, सब ने अपनी अपनी जुगाड़ फिट कर ली है। खैर, और मज़े की बात यह है कि असाद जो सरकार है वहाँ पर, उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। उसके सैनिक खुद ब खुद पीछे होते चले जा रहे हैं। इसे बोलते हैं डीप स्टेट। आपकी सेना ही नहीं लड़ रही, पीछे होती चली जा रही है। कल रशिया ने भी बोल दिया, बोले सीरिया की कोई मदद नहीं कर पाएगा। जो खुद ही अपनी मदद नहीं कर पा रहा, हम भी कितनी मदद करेंगे? हम कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे, पर तुम्हारे लोग खुद ही हटते चले जा रहे हैं, ताश के पत्ते की तरह गिरते जा रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे? हम अपने सैनिक तो भेज नहीं देंगे ना तुम्हारे यहाँ, लड़ना तो तुमको खुद ही पड़ेगा।
कल पुतिन का बयान भी है, वो देश कभी नहीं चलते जो दूसरों की दम पर चलते हैं। अफगानिस्तान क्यों गिरा? दूसरों की दम पर चल रहा था। अपनी खुद की ताकत बनाओ। और अगर आप अपनी खुद की ताकत नहीं तो टाटा बाय बाय, आपको कौन पूछ रहा है? ढूंढते रहो आप, आपका देश का नामो निशान मिट जाएगा। भारत में भी वही हाल है, अपनी ताकत बना लो, नहीं तो कल कहोगे बताया नहीं था। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप इस चीज़ को समझें, राइट। चलिए थोड़ा और आगे सीरिया पर वापस आते हैं। तो अब क्या, अभी तो कुर्द से भी लड़ाई, सीरिया में तो सबसे बड़ा कांड कहाँ है सीरिया का? कुर्दों से भी लड़ाई है। और कुर्द किसका समर्थन करेंगे? कुर्द कहाँ से आ रहे हैं? कुर्द इराक से आ रहे हैं। अब जरा कुर्दों का भी बता दूं, कुर्द का एक अलग ही एपिसोड है। कुर्दिश लड़ाके जो हैं वो इराक के इस इलाके से सीरिया के इस इलाके तक और तुर्की के इस इलाके तक जाते हैं, कुर्दिस्तान जिसे बोलते हैं। तो ये अभी अलग नहीं हुए। इनको क्या लकड़ी पकड़ाई लुकी कि तुमको हम कुर्दिस्तान दे देंगे? मिलना किसी कुछ नहीं है, सब आपस में लड़ने वाले हैं। तो कुर्द लड़ाके अलग है, वो अपने लिए अलग लड़, लेकिन सच्चाई है कि बेचारे कुर्द लड़ाकों पर सबसे ज़्यादा जुल्म हुआ है अब तक इस पूरे एपिसोड में। उन्हें कुछ नहीं मिला अभी तक, लेकिन लड़ाके बहुत ज़बरदस्त है। भारत को चाहिए कि हाथ मिलाना चाहिए कुर्दों से और इनको फुल सपोर्ट देना चाहिए। पैसा बहुत है, पेट्रोल इतना महंगा बर्बाद हो रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? पैसे की कोई कमी नहीं भारत के पास। खैर, अब सीरिया पर ही हंगामा क्यों? क्योंकि सीरिया को अगर आप देखोगे ना सर, ये देखिए, सीरिया पर हंगामा इसलिए क्योंकि सीरिया जो है मेन लॉजिस्टिक हब बन जाता है इराक जाने का और इराक के बाद ईरान पर हमला करने का। छोटा करूं, अब आएगा समझ में। अगर हमको ईरान पर हमला करना है तो हम इतना घूम कर नहीं आएंगे और ये सब हमारा साथ नहीं देंगे, थोड़ा बहुत देंगे, ज़्यादा नहीं, पर इतना घूम कर आएंगे तो यही मार देगा ना हमको, ये डुबा डुबा कर। तो हम आएंगे इस रास्ते, थोड़ा और छोटा करूँ, पूरा आपको प्लान समझा दूँ। हाँ, ये रहा अमेरिका। हम अमेरिका से चलेंगे, सीधे यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद में इस समुद्र को पार करते हुए सीधे सीरिया में आएंगे। तो सीरिया से इराक हमारा हो जाएगा और इराक से हम ईरान के इतने लंबे बॉर्डर पर पीछे अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से भी हमला कर देंगे, तो ईरान भी हमारा हो जाएगा। तो हम धीरे धीरे कब्जा करते चलेंगे। ये इलाका तो हमारे अंडर में आ ही गया ऑलमोस्ट, ये तो हमारा है ही, वेस्टर्न वर्ल्ड ये तो बिका हुआ है, ये तो उस दिन फॉलो हो जाएंगे जिस दिन हम जाएंगे। इधर पूरे में आग वैसी लगा रखी, यमन में भी हमारी लड़ाके हैं, ये पूरा इलाका अपना, ये बचा हुआ, ये भी हो जाए, बस फिर क्या है, भारत बचेगा, चाइना बचेगा। रशिया को तो हम कभी भी दबा लेंगे, रशिया को चारों तरफ से दबाया जा रहा है ना, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। तो कहानी है, मेन जो है लॉजिस्टिक्स का खेल है वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन जो टर्की फिलिस्तीन की बात कर रहा है, उसको हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरल्लाह की बात 2013 में कही थी, वो सुननी चाहिए। उसका क्या कहना है, जरा देखिए कितनी उलझी हुई है कहानी। अरे अकलीमिया, अकल ही तो नहीं आ रही मियाँ, क्या करें। वो कह कर गया था कि सीरिया अगर गिरता है, सीरिया अगर गया तो फिर फिलिस्तीन कभी नहीं मिलने वाला। सही कहा। अब देखिए कितने मजे की बात है, टर्की किसकी बात कर रहा है? फिलिस्तीन की। और सीरिया अगर जाता तो फिलिस्तीन भूल जाना, दिमाग से निकाल देना। कितने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं और हर आदमी अपना इंटरेस्ट दबाकर बैठा, और इस पूरे ताने बाने को, इतनी उलझन भरी क्रोशिया की सिलाई को अंजाम दिया अमेरिका ने। इन सब के बीच में से वो अपना फ़ायदा निकाल के ले जा रहा है। कैसे करोगे? अभी तो इसमें लेबनान भी है, कहाँ ले जाओगे? सारा काम जो पाप की हंडियाँ जो आजकल फोड़ी जा रही है वो इजराइल पे फोड़ी जा रही है। बोले अमेरिका तो सीधा है, इजराइल ने गड़बड़ करी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का जो डेटाबेस है वो अमेरिका और इजराइल के पास है, और उन्हें पता है कहाँ कब कैसे क्या करना है। लोग इजराइल को गाली दे रहे हैं कि इजराइल ने ऐसा कर दिया। सऊदी अरेबिया तुम्हारा उम्मा का चुम्मा नहीं चल रहा, तो इसमें हम क्या करें? अल नुसरा चुम्मा तुम्हारा, उम्मा तुम्हारा, सब आपस में लड़ भिड़ रहे हो। ये है अमेरिका, इसने सबकी वाट लगा रखी है और तबीयत से वाट लगा रखी है। खैर, पहले भी हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। अब इजराइल के जो ऑफिशियल है उन्होंने जो कहा वो खबर में भी आया, उसने तो कह ही दिया, इजराइल भी कह रहा है। इजराइल ऑफिशियल्स have reportedly told the US and regional allies that they will launch a ground operation into southwestern Syria to establish a buffer zone if rebel forces manage to take the city of Homs. Oh my God! जल्दी से मैप खोलो। हाँ, ये वाला इलाका इजराइल, ये रहा ना, ये रहा इजराइल, ये रहा वेस्ट बैंक, ये रहा हाइफा पोर्ट, ये रहा इजराइल। अब उनका कहना अगर यहाँ पे ऐसे ही कुछ सब चल रहा है तो मजबूरी हमको थोड़ा सा ऐसे बफर जोन बना देंगे। बफर खाने जाते हैं, बफर
वो भी बफर खाने आएंगे। अरे शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब कद्दू कटेगा सब में बटेगा, सब अपनी अपनी जुगाड़ लगा कर बैठे। इजराइल कह रहा मैं भी लूँगा, टर्की कह रहा मैं भी लूँगा, सबको अपनी अपनी जगह चाहिए, सबको अपना अपना चाहिए। ग्रेटर इजराइल बनाने का पहला कदम है ये, जो इजराइल के ऊपर आरोप है, और बनेगा। इसको भी समझ लीजिए, इजराइल बहुत समझदारी के साथ काम करता है। वेस्ट बैंक को एनेक्स भी कर लेंगे साथ ही साथ, जैसे ही होगा वेस्ट बैंक भी खत्म। तो लोग वहाँ पे जाने के लिए हमको जगह चाहिए ना, खत्म, फिलिस्तीन वाला मैटर खत्म। ठीक है, समझते जाइएगा, सुन ले। אני מתכוון בעזרת השם להוביל בהמשך החלטת ממשלה שקובעת שממשלת ישראל תפעל מול הנשיא החדש מול הממשל החדש, סליחה, של הנשיא טראמפ, מול הקהילה הבינלאומית, להחלת הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, בהכרה אמריקאית ובינלאומית, ולסיום הסכסוך הישראלי-ערבי במזרח התיכון. נתתי הנחיה למנהלת ההתיישבות במשרד הביטחון ולמינהל האזרחי להתחיל בעבודת מטה מקצועית ומקיפה ולהכין בפועל את התשתית הנדרשת להחלת הריבונות. שנת 2025 תהיה בעזרת השם שנת הריבונות ביהודה ושומרון. क्या बात है, पहले से ही पता 2025 में क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया, इनको पहले से ही मालूम है 2025 में भगवान बौद्ध इनकी मदद करने वाले हैं, बहुत इस्टेब्लिश इनका होने वाला है, सबके अपने अपने खलीफा इस्टेब्लिश होने वाले हैं। खैर, इस सारे शतरंज की चाल में दोस्त कौन है दुश्मन कौन है ये नहीं है, इस समय मौका किसका है, सब मौका परस्त। और ये मौके की जुगाड़ जो है, ये गाजर जो लटकाई गई है, ये अमेरिका के द्वारा लटकाई गई है। तो ये चल रहा है सीरिया में। एक हो गया, चैप्टर क्लोज करूं, आगे बढ़ता हूं, फिर मैप ले आओ। मैप के मारे बड़ी आफत है। सीरिया हो गया, चलो अब आपको दूसरी जगह लेके चलता हूं। ऐसे कैसे ले जाना तो पड़ेगा दूसरी जगह है, तो मैं आगे बढ़ूं। ये रहा सीरिया, इसका हो गया। अब आ जाओ रोमानिया। टर्की पे भी तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा ना टैब अपने को, तो रोमानिया चाहिए क्योंकि यूक्रेन से लगा हुआ है। हाँ, और रशिया, ये रहा टारगेट, पूरा रशिया है। आपको ऐसा लग रहा है टारगेट तो आप भी हो, आपको तो ऐसी चटनी, वो आपको गिनी नहीं रहा, बोले ये तो ऐसे ही है। हाँ, जैसे सब्जी के साथ धनिया फ्री आती ना, ऐसे इसके साथ धनिया फ्री आ जाएगी, ऐसा सोच रहा है अमेरिका। रोमानिया में अब कुछ चल रहा है। रोमानिया में क्या चल रहा है, वही फिर से एक और तख्ता पलट। अब रोमानिया में तख्ता पलट चल रहा है, मतलब गजब है साहब, पेट ही नहीं भर रहा। क्यों तख्ता पलट हो रहा है, क्या बात है। रोमानिया में ऑपोजिशन के लीडर थे, बहुत पॉपुलर हुए, बहुत वोट मिले उनको, लेकिन उससे पहले उनके कुछ बयान है, उनके कुछ विचार हैं। वो विचार क्या है, आइए देखते हैं। रोमानियन प्रेसिडेंशियल होपफुल प्रोमिसेस टू एंड यूक्रेन सपोर्ट। आई ला, कहते यूक्रेन को सपोर्ट नहीं देंगे रोमानिया के जो नए ये भाई साहब आने वाले हैं। द फ्रंट रनर इन रोमानियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज प्लेज्ड टू एंड ऑल सपोर्ट टू यूक्रेन इफ इलेक्टेड। अगर हम इलेक्ट हुए, यदि मेरी सत्ता बनी, तो मैं यूक्रेन को सपोर्ट बंद कर दूंगा। कौन है, कैलिन जॉर्जियस, अ फार राइट कैंडिडेट। अरे यहाँ भी राइट, ओ माय गोड्स डॉग्स एंड हॉर्सेस, सब जगह राइट ही राइट आ रही सरकार। इधर भी राइट विंगर, घनघोर राइट विंगर, हमारे आपके जैसे। जो है उसको वही बोलना, दिन को दिन रात को रात, सफ़ेद को सफ़ेद काले को काला बोलना, भाई यही तो दिक्कत है। अब क्या करें, अमेरिका में लेफ्ट की सरकार है, लेफ्ट कैसे चाहेगा कि राइट आ जाए ना, ये तो गलत है। फिर क्या, वोटों की गिनती चल रही थी, गिनती में पहले राउंड में सबसे आगे थे, सबसे आगे। फिर क्या हुआ, फिर एक केस लगता है सुप्रीम कोर्ट में इन सज्जन के खिलाफ। विपक्ष के नेता और सबसे ज़्यादा जिनको वोट मिले, इनके खिलाफ एक केस लगता है। केस के फैसले से महज 40 मिनट पहले, महज 40 मिनट पहले एक स्पेशल प्लेन उड़ता है अमेरिका से, एक स्पेशल प्लेन। उसमें कुछ स्पेशल लोग होते हैं, बहुत स्पेशल लोग। वो स्पेशल लोग रोमानिया लैंड करते हैं, वो स्पेशल लोग कुछ लोगों से मिलते हैं, और महज 40 मिनट बाद जो हुआ वो आपको चौंका देगा। महज 40 मिनट बाद जो हुआ वो आपको ऐसा चौंकाएगा। बीबीसी के हवाले से खबर, रोमानियन कोर्ट एनल्स रिजल्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फर्स्ट राउंड। वाव, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट रोमानिया की, उसने मानने से मना कर दिया इलेक्शंस को। अरे इनकी शक्लें भी तो देख लो, बच्चे तो इनके भी अमेरिका में पढ़ रहे हैं। गॉड, कोर्ट से सर, माननीय जज साहब, ऑनरेबल कोर्ट, दीस शुड बी हैंग्ड टिल डेथ, दीस पीपल। रोमानिया में जो चुनाव हुए, चुनाव में नतीजे आ गए, नतीजे आने पर एक व्यक्ति जीत गया, जीतने के बाद कहते हैं नल एंड वॉइड है ये तो,
ये इलेक्शन के नतीजे नहीं मानेंगे हम। तुम कौन हो? हम कोर्ट हैं। समझ में आया कोर्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है? क्यों कह रहा हूं मैं सरकार से, अपने जरा एक बार जजेस के देख लो बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, इनको निकाल दो नौकरियों से। भारत में पूरा सिस्टम पकड़ रखा है, अमेरिका का तरीका ये पूरे सिस्टम को पकड़ रखा है उन्होंने। आप किस किस को निकालोगे? इतनी देर हो चुकी है आपको कि ये कैंसर पूरे में फैल चुका है। स्टेज 4 नहीं सर, 5, 6 जो होती है ना, लास्ट स्टेज है आपकी, आखिरी स्टेज। रोमानिया में कोर्ट ने वो कर दिखाया जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, और थोड़ा बहुत नहीं सर, जीत का अंतर देखो आप। कह रहे बेईमानी हो गई, 63% एक व्यक्ति को वोट मिले, लेफ्ट विंगर जो लिबरल है उसको 37% वोट मिले, 63-37 का डिफरेंस है। लेकिन माननीय जज साहब का कहना नहीं, ऐसे कैसे, हम नहीं मानते। वी आर द जजेस, ऑनरेबल, माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, माई लॉर्ड, हमने मना कर दिया, बवाल कट गया। तो ये तो बीबीसी की रिपोर्ट थी। अब आपको दिखाते असली रिपोर्ट। बीबीसी ने छुपा दिया, असली रिपोर्ट तो यहां आ रही है। रोमानिया's टॉप कोर्ट एनल्स फर्स्ट राउंड ऑफ प्रेसिडेंशियल वोट वन बाय फार राइट कैंडिडेट। अरे दिक्कत यहां है, दुनिया की सारी कोर्ट्स में जो आपके जस्टिस, माई लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, ऑनरेबल जजेस जो बैठे हैं वो सारे लेफ्ट हैं। वो राइट को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। आपके देश में तो सबसे ज्यादा है, वो राइट को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। क्या करोगे आप? और सबसे पहले क्या कहा, जुडिशरी को फ्री करो। मूवमेंट चलाया गया भारत में, जुडिशरी ने अपने आप को खुद ने फ्री कर लिया, जो पहले सरकार के अधीन थी। लॉ मिनिस्टर बताता था भाई कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, नहीं नहीं नहीं, हम खुद ही बनाए। और हमारी इनकी जो कॉन्करेंस है उसको, कॉन्करेंस को हटा के उन्होंने बोले नहीं, ये तो आदेश, हम जिसको चुनेंगे वही चुना जाएगा, हम ही चुनेंगे। कौन लाया था ये? उस व्यक्ति को आज भी घर से निकाल के उस सुप्रीम कोर्ट के जज को जेल में डाल देना चाहिए। आप भारत के संविधान के साथ, भारत की डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये अधिकार आपको नहीं है। मैंने इस बात को कई बार कहा, आज फिर मैं कह रहा हूं। जिस जज ने ये भारत के अंदर फैसला दिया था कि नहीं हम ही तय करेंगे, हमारा ही, जो पहले जो एक मात्र ये था ना कि अगर आपको कोई नाम भेजना तो भेज दो, सरकार तय करे, बोले नहीं हमने जो भेजे वही तय करने पड़ेंगे। जिस जज ने ये ऑर्डर पास किया था, जिसको उसको रूल बना दिया, रूल ऑफ लॉ बना दिया, उसको जेल में भेज देना चाहिए। इसके बाद मोदी सरकार आई, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया, उसमें कहा कि बोले नहीं जज जो है वो सरकार की कॉन्फ्रेंस के बिना नहीं बनेगा, उसको भी पलट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उस जज को भी जेल भेजना चाहिए, बिल्कुल रिटायर होने के बाद घर से निकालकर बुढ़ा हो गया ना, उसको जेल भेजो, ताकि बाकियों को समझ आए कि क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं आपके देश में किस हद तक है। सेना में आपके यहाँ एक खास समुदाय बगावत पर उतरा हुआ है, खास समुदाय।